जा रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर यह है कि 24 का बॉस कौन। अब इस पर बहस इसलिए हो रही है क्योंकि नई संसद को लेकर जो संग्राम चल रहा है, उसके बाद 20 पार्टियां एक साथ आ गई हैं। लग रहा है 24 में मोदी को हरा देंगी। क्या मोदी के लिए मुश्किल हो जाएगा 24? क्योंकि नई संसद ने एक बार फिर से विरोधियों को एक नई ऊर्जा दे दी है। उस नाम पर सब एकजुट हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा। यह नई संसद की आज की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो जारी किया। यह भव्य जो संसद आप देख रहे हैं, इस संसद का उद्घाटन 28 तारीख को होना है, लेकिन विरोधी नहीं जाएंगे। 20 दल ऐसे हैं जो नहीं जाने वाले इस नई संसद के उद्घाटन के मौके पर। अब सवाल इसीलिए 9 साल पूरे कर रही है मोदी सरकार। आज 24 में चुनाव होने हैं और 24 से पहले नई संसद के नाम पर जो विरोधियों की एकजुटता है, क्या वो 24 में मोदी को रोक देंगे? देखिए मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मोदी सरकार के आज 9 साल पूरे हो गए। इन 9 सालों में देश से लेकर विदेश तक प्रधानमंत्री ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया। गलत तरीके से जीएसटी लागू होने के बाद जो एमएसएमई खत्म किए गए हैं और इसका पूरा नतीजा आर्थिक विषमताओं पर हमें देखने को मिल रहा है। तो कांग्रेस वालों, आपकी सरकार में भारत की अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 थी। नरेंद्र मोदी के 9 साल में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की टॉप 5 है। लेकिन जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, पहले कर्नाटक चुनाव में हार और इसके बाद नई संसद के मुद्दे पर मोदी विरोधी एकजुट हो गए हैं। क्या अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल की मोर्चाबंदी से मोदी का रास्ता और कठिन हो जाएगा? विपक्ष को लग रहा है ये एकजुटता 2024 में मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देगी। मैंने पहले भी कहा कि 2024 में यह देश भाजपा मुक्त होगा और जब यह देश भाजपा मुक्त होगा तो जो नए संसद भवन का उद्घाटन वो कर रहे हैं उसमें दूसरा काम कराया जाएगा। 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे? This result of this election is a stepping stone for लोकसभा इलेक्शन। नई संसद के उद्घाटन पर 20-21 दलों की सियासत मोदी को सत्ता में आने से रोक पाएगी। फैसले 2024 में आएंगे, लेकिन ये पब्लिक है जो सब देख रही है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश के लोग मोदी के कामकाज पर 10 में से कितने नंबर देते हैं, सुनिए जरा। 10 में 10। मोदी जी के कार्य को मैं 10 में से 11 नंबर देना चाहता हूँ। आज उनको बोस कहा जाता है। 10 में से 10 मिलने चाहिए, क्योंकि जब हम लोग एकदम कच्चे घरों में रहते थे, अभी मुझे पक्की छत मिल रही है, बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है। मोदी जी हमें सोर्स है हमारे लिए। इसमें तो 11 जी जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। घर में पहले लकड़ी से खाना बनाते थे, आज की डेट में हमारे यहाँ गैस मोदी जी ने दिला दी और उसके अलावा पानी हो गया। तो मोदी जी ने जो स्वच्छता अभियान चलाया था वो बहुत अच्छा अभियान चलाया था, जिसकी वजह से आज देश विदेशों में भी उनका नाम है। तो मैं तो उनको 10 में से 10 नंबर ही दूंगी, इसलिए कि राष्ट्र में रहने वाले सभी लोग उन्हें पसंद करते। होपफुल लग रहा है फ्यूचर एज अ यूथ इंडिया में, तो उसकी वजह से आई फील कि 9 नंबर में देना चाहूँगी। अपना काम उन्होंने पिछले 10 साल में किया। आई डोंट थिंक सो कि उससे पहले जितने भी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, सब रहे हैं, उन्होंने मिलकर भी इतना काम नहीं किया। आइए, तो संसद के नाम पर जो एक हुए हैं, क्या ये मोदी को हरा लेंगे? आज हम इस पर बात कर रहे हैं कि आज ही 9 साल हुए हैं मोदी सरकार को। अब देखिए कौन कौन एकजुट हो गए हैं। जो एकजुट होने वाले नाम हैं वो 1 दर्जन से ज्यादा हैं। देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं और इधर वो पार्टियां हैं जो मोदी के खिलाफ, मोदी को हराने के लिए एकजुट हो रही हैं। नई संसद का बॉयकॉट भी इन्हीं लोगों ने किया है। कांग्रेस, एनसीपी, जेडीयू, टीएमसी, ये 4 पार्टियां। इसके अलावा अगली 4 पार्टियां जिन्होंने संसद का बॉयकॉट भी किया है और 24 में क्या एक साथ आकर मोदी को शिकस्त देंगे? समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आरजेडी और उद्धव की बाला साहब ठाकरे पार्टी।
चार और पार्टियां, डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस, असदुद्दीन की एआईएमआईएम और सीपीआई, क्या ये सब मिलकर 24 में मोदी का रास्ता रोक देंगे? क्योंकि अभी जो लामबंदी और गोलबंदी मोदी के खिलाफ हो रही, ये इसी तरफ इशारा करती है क्या? सीपीआईएम, जेएमएम, आरएलडी और एमडीएमके, ये लगभग 1 दर्जन से ज्यादा पार्टियां क्या मोदी को रोक देंगी? इनकी ताकत आपको बताता हूं। 19 में इनकी ताकत क्या थी, ये 24 में मोदी को जीतने नहीं देगी क्या ये ताकत? देखिए जरा, अब देख रहे हैं आप, अब मैं इनकी ताकत दिखाने जा रहा हूं। क्या 19 जैसी ताकत ये दोबारा दिखा पाएंगे? एक सवाल। क्या मिलकर ये लड़ पाएंगे? दूसरा सवाल। और लड़ेंगे तो मोदी को रोक पाएंगे? बीजेपी प्लस को 2019 में मिले थे 353 सीटें, 353। वोटिंग परसेंटेज देखिए, 45% वोट मिले थे 2019 में। कांग्रेस को 52 सीटें, डीएमके को 24 सीटें। यह भी बता दूं, ये सारे वो दल हैं जो दल संसद का बॉयकॉट कर रहे हैं, एक साथ एक पेज पर एक फ्लोर पर खड़े हैं। कांग्रेस को 52 सीटें, डीएमके को 24 सीटें 19 में आई थी, टीएमसी को 22 सीटें, आम आदमी पार्टी को 1 सीट, उद्धव की शिवसेना को 16 सीट जो अब शिंदे की भी हो गई, जेडीयू की 16 सीट, सीपीएम की 3 सीट, समाजवादी पार्टी की 5 सीट, बीआरएस की 9 सीट और एनसीपी की 5 सीट। इसके अलावा मूव कीजिए इसे आगे। कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज देखिए जरा, ये जो आप वोट परसेंटेज देख रहे हैं, 19.5% वोट कांग्रेस का, 2.34% वोट डीएमके का, टीएमसी का 4.5% से ज्यादा वोट था, आम आदमी पार्टी का 0.5%, शिवसेना का 2.1%, जेडीयू का 1.5%, सीपीएम का 1.77%, समाजवादी पार्टी का 2.5% और बीआरएस का 1.25%, एनसीपी का 1.4%। अब जरा वोटिंग परसेंटेज देखिए, 45% वोट बीजेपी को मिले। इन सबको मिलाकर वोट परसेंटेज हो रहा है 42.9, यानी बीजेपी प्लस के नजदीक है। इनकी सीटें मिलाकर लेकिन 160 सीट के आसपास हो रही, 164 सीटें यानी 165 सीटें, यानी बीजेपी से बहुत दूर है सीटों में, वोटिंग परसेंटेज में पास है। लेकिन क्या संसद के नाम पर यह एकजुटता जो है, ये 24 में मोदी को रोकने में कामयाब होगी? राजनीतिक विश्लेषक जो देश की सियासत को नजदीक से समझते हैं, वो क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष का संसद का बहिष्कार ये अतिरेक है। लोकतंत्र में अतिरेक का स्थान नहीं होता है। लेकिन चूंकि विपक्ष को अब ये लगता है, और विशेष करके ये जो 20 दल हैं, इनको लगता है कि नरेंद्र मोदी से लड़ाई जहां पहुंच गई है, वहां कोई भी अवसर ये छोड़ना नहीं चाहते। अब जनता इसको बहुत पॉजिटिव देखेगी, ये मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि ये विपक्ष के लिए ही मुश्किलें खड़ी करेगा, क्योंकि जब वो जनता के बीच में जाएंगे और ये कहेंगे कि हमने संसद के लोकार्पण का बहिष्कार किया, अब हमें संसद में जाना है, तो मुझे लगता है उनके लिए मुश्किल होगी। विपक्षी पार्टियां केवल एक ही मुद्दे पर चलती है कि सरकार का विरोध करो। 2024 में जनता इसको अवश्य सुनेंगी, इनका विरोध होगा। संसद में एकजुट होकर विरोध करना और चुनाव के मैदान में एकजुट होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसका अवश्य ध्यान रखिए। भारत के विपक्षी दलों ने न 2014 में उस प्रकार से एकता दिखाई, न 2019 में दिखाई। उसके पहले जरूर एकजुट होना दिखाते थे, तो 2024 में भी एकजुट नहीं होंगे। उस समय का चुनाव अलग परिस्थितियों में होगा, जिसमें संसद भवन भी एक बड़ा मुद्दा और सेंगोल होगा। अवधेश कुमार साहब दो बात कह रहे हैं। एक बात कि 24 में एकजुट नहीं होंगे, दूसरी बात संसद बड़ा मुद्दा होगा। अगर यह संसद बड़ा मुद्दा होगा तो मैं आपसे बताऊं कि आखिर ये जो राहुल गांधी है या ममता बनर्जी है, मायावती हो, नीतीश कुमार हो, केजरीवाल हो, क्या इनके सितारे, इनके हाथों में राजयोग है या नहीं? आइए अब आपको सुनवाऊंगा मैं अभी देश के बड़े ज्योतिषाचार्यों को, वो बताएंगे राहुल गांधी के हाथ में राजयोग है या नहीं। पहले ये देखिए, राजयोग से पहले एक दूसरे के नाम पर ये मानते हैं या नहीं मानते हैं? अगर मान लीजिए नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन जाएं, करीब 18 साल से बिहार के सीएम हैं और मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट भी कर रहे हैं, कई बार कह चुके हैं कि मुझे पीएम नहीं बनना। नीतीश के नाम पर ममता बनर्जी राजी नहीं होंगी, राहुल केजरीवाल भी राजी होंगे, उम्मीद कम है।
नीतीश के पास कुल 16 सांसद हैं। अगला नाम, मान लीजिए राहुल गांधी को उम्मीदवार बना दें तो जो बाकी 3 खड़े हैं ये मान जाएंगे क्या? कांग्रेस के कई नेता इन्हें पीएम मटेरियल बता चुके हैं। कुछ नेताओं ने प्रियंका गांधी को भी बेहतर बताया। 2024 में गठबंधन के लिए ममता ने शर्त रख दी। सोचिए, कांग्रेस 200 सीटों पर ही चुनाव लड़े, ममता बनर्जी ने कहा बाकी सीट सहयोगियों के लिए छोड़ दे। इस शर्त पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया था। जाहिर है राहुल के नाम पर ममता राजी नहीं होंगी। केजरीवाल नीतीश के भी राजी होने की उम्मीद नहीं है। लोकसभा में कांग्रेस के पास 52 सांसद। मान लीजिए ममता बनर्जी अगर उम्मीदवार हो जाए मोदी के खिलाफ, लगातार 3 बार पश्चिम बंगाल की सीएम रही, प्रधानमंत्री बनने की हसरत है। बंगाल में बीजेपी ममता को हरा नहीं पाई। ममता को लगता है वही मोदी को चुनौती दे सकती हैं। केजरीवाल ममता के नाम पर राजी हो सकते हैं। राहुल नीतीश राजी होंगे इसकी उम्मीद कम है। ममता के लोकसभा में 22 सांसद। अब आइए अगले नाम की बात करते हैं। केजरीवाल जी भी चाहते हैं, लगातार तीसरी बार दिल्ली के सीएम हैं और दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। केजरीवाल भी पीएम बनना चाहते हैं। लोकसभा में पार्टी के केवल 1 सांसद है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। पीएम उम्मीदवारी पर नीतीश समर्थन कर सकते हैं, लेकिन राहुल ममता का समर्थन मुश्किल है। आइए, तो आपने देख लिया ये सब एक दूसरे को समर्थन करेंगे या नहीं, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब देश के बड़े ज्योतिषाचार्यों को सुनिए जरा, इनके हाथ में राजयोग है या नहीं, कभी पीएम बनेंगे या नहीं, सुनिए। साल 2024 में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में प्रधानमंत्री के रेस में बहुत सारे नेता हैं, चाहे वह राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, नीतीश कुमार हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो। लेकिन जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी कुंडली में 2024 से लेकर 2029 तक प्रधानमंत्री का अनवरत योग है। राहुल गांधी जी के बाद आते हैं अरविंद केजरीवाल जी, नीतीश कुमार जी और ममता बनर्जी जी। राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल जी ये छोटे डेंट्स तो जरूर लगाएंगे, लेकिन नीतीश जी और ममता जी, इनका राजयोग इतना नहीं है कि ये बीजेपी को कोई बड़ा नुकसान पहुंचा पाए। बीजेपी का संघर्ष जरूर बढ़ेगा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की जो रेपुटेशन है वो अक्षुण्ण रहेगी। आइए, तो ज्योतिषाचार्य ने बता दिया राजयोग है या नहीं, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब बेशक नई संसद पर बवाल हो जाए, ये सब एकजुट हो जाएं, लेकिन 2019 में भी ये सब एकजुट थे। 2019 में मोदी के सामने जब एकजुट हुए थे, तो देखिए उत्तर प्रदेश से शुरू कर रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, हाथी भी दिख रहा है, साइकिल भी दिख रही है और नतीजे भी दिख रहे हैं। 2019 के वोटिंग परसेंटेज में आपको दिखा रहा हूं, बीजेपी को 49.56% वोट मिले, 49% से ज्यादा। बसपा को लगभग 19.5%, समाजवादी पार्टी को 18.11% और कांग्रेस को 6.36%। ये उत्तर प्रदेश का हाल था। यानी मोदी जब लड़ते हैं तो 50% छूते हैं। अब ये देखिए जरा, बिहार लिए चलते हैं आपको। बिहार की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, बीजेपी प्लस को 53%। नीतीश कुमार की तस्वीर शायद गलत आ गई, नीतीश कुमार उस वक्त संभवतः 7 लड़े, 53%। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव, यानी 30% प्लस सीटें हैं। ये बता रहा है कि जब बीजेपी चुनाव लड़ती है किसी राज्य में मोदी के नाम पर, तो 50% से ज्यादा सीधे रेट हो जाता है। अगली तस्वीर देखिए। अब आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश आप देख रहे हैं, भोपाल सिटी ऑफ लेक। इसे थोड़ा प्लीज नीचे ले जाइए। ये जो आप देख रहे हैं सिटी ऑफ लेक की स्थिति बता रहा हूं मैं, और नीचे ले जाइए प्लीज, कि कैसे बीजेपी जो है, जब मोदी के नाम पर चुनाव होता है तो बीजेपी 58% और कांग्रेस 34.50%। ये जो आप परसेंट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बता रहा है कि मोदी का टारगेट 50% है। ऐसे कैसे सब मिलकर मोदी से लड़कर जीत पाएंगे? मूव कीजिए। अगला स्टेट अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं गुजरात। गुजरात में 2019 के नतीजे देखिए, कांग्रेस 32%,
और बीजेपी 62%। यानी मोदी का नाम आते ही 50% क्रॉस। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अब आपको राजस्थान लिए चलते हैं। राजस्थान में देखिए जरा, राजस्थान की सिचुएशन यह है कि बीजेपी 59%, जी हां 59%, यानी यहां भी मोदी के नाम पर 50% से ज्यादा वोट। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। उत्तराखंड आपको लिए चलता हूं। यह आप उत्तराखंड देख रहे हैं। उत्तराखंड में बीजेपी ने टारगेट किया सीधे 61% पर मोदी के नाम पर। अब यह देखिए, कांग्रेस 31%। यानी जैसे ही मोदी आकर खड़े होते हैं तो सारी तस्वीर बदल जाती है। लोग जब मोदी के नाम पर वोट देने निकलते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। अब यह देखिए, हरियाणा ताऊ दिखाई दे रहे हैं आपको आगे। बीजेपी 58% और कांग्रेस 28%। बीजेपी का मोदी का टारगेट 50 है ये। अब देखिए देश की राजधानी दिल्ली, बीजेपी 57% वोट दिल्ली में, आम आदमी पार्टी 18%, कांग्रेस 23%। यानी मोदी जब खेलते हैं तो नॉट आउट, हाफ सेंचुरी तो लगती ही लगती है। अब देखिए जरा हिमाचल लिए चलते हैं आपको। ये हिमाचल की बर्फबारी आप देख रहे हैं। बीजेपी 69% और कांग्रेस 27%। ये आप देख रहे हैं 69, 69% वोट बीजेपी को मोदी के नाम पर हिमाचल में। आइए अगली तस्वीर दिखाते हैं आपको। नॉर्थ ईस्ट लिए चलते हैं, अरुणाचल लिए चलते हैं। अरुणाचल देखिए जरा, बीजेपी 58% और कांग्रेस 21%। यानी राज्य दर राज्य हमने पन्ने पलट लिए। प्रधानमंत्री मोदी का जो स्ट्राइक रेट है वो 50% से ऊपर है। छत्तीसगढ़ देखिए जरा, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी 50.70% और कांग्रेस 40.91%। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, जब विरोधी बेशक संसद के नाम पर एकजुट हो जाएं, लेकिन मोदी के नाम पर जब चुनाव होगा तो विरोधी चित हो जाएंगे। क्या ऐसा है? 24 में ऐसा होगा? लोग देश के क्या कह रहे हैं? 24 का बॉस कौन बनेगा? लोगों से सुनिए। 100% मोदी साहब ही पीएम बनेगा, इसमें नो डाउटफुल। 300 पे ज्यादा सीटों आएगा उसको। वही मोदी जी आएंगे, कोई नहीं हरा सकता उन्हें, क्योंकि इतना उनमें है, जीतने का, बात करने का वो है उन्हें। ऐसी बात, एक फ्यूचर दिखाया लोगों को कि व्हाट दे वांट द कंट्री टू विन अनदर 10 to 15 years। तो अगर मैं सिर्फ उसी बेसिस पे वोट करना चाहूँ तो मैं ऑनेस्टली उन्हीं को वोट देना चाहूंगा। वो पीएम तो बनने ही वाले, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हाँ दल अपने अपने ट्राई कर रहे हैं। जैसे कर्नाटका में अलग रिजल्ट देखा गया, वैसे ही हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों पे बिहार में 24 के अंदर रिजल्ट आ रहा है, लेकिन देखेंगे जीतने वाले तो मोदी ही है। जो कुछ भी ओवरऑल मतलब एफर्ट्स डाल रहे हैं मोदी जी इंडिया के ग्रोथ के लिए, तो वो देख के आई थिंक लोग भी अप्रिशिएट वो कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और वो देखते हुए मोदी जी आएंगे ऐसा लगता है मुझे। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब आपको सुनवाऊंगा। लोगों को आपने सुन लिया। देश के बड़े ज्योतिषाचार्य क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में 24 का राजयोग है या नहीं? 24 में पीएम दोबारा तीसरी बार बनेंगे या नहीं बनेंगे? देखिए जरा, पहले उनके वो बड़े फैसले आपको बताने जा रहा हूं जो बिना चिंता के, बिना टेंशन के उन्होंने लिए और लोगों ने उसे सरमाथे पर लिया। सबसे पहले 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक प्रधानमंत्री ने की। 2016 में ही नोटबंदी पीएम मोदी ने की, देश उनके साथ खड़ा था। 2016 में रफाल खरीदा, विरोधियों ने बहुत शोर मचाया, तब भी देश साथ खड़ा था। सर्जिकल स्ट्राइक हो, नोटबंदी हो या रफाल खरीद हो, इसमें विरोधी चिल्ला रहे थे। 2017 में जीएसटी लागू की, लोग विरोधी चिल्ला रहे थे, लेकिन देश साथ खड़ा था। 19 में एयर स्ट्राइक की, विरोधी सबूत मांग रहे थे, देश साथ खड़ा था। इसके बाद 19 की एयर स्ट्राइक के बाद 2019 में ही धारा 370 हटा दिया, विरोधी इसमें भी शोर मचा रहे थे, लेकिन देश मोदी के साथ खड़ा था। 3 तलाक कानून लेकर आए, इस पर भी विपक्ष चिल्ला रहा था, लेकिन देश ने मोदी का साथ दिया। सीए लागू किया, इस पर भी विरोधी प्रोटेस्ट कर रहे थे अलग अलग जगह, लेकिन देश साथ खड़ा था। 2020 में राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, इस पर बहुत अड़ंगे लगाए, लेकिन मोदी के साथ देश खड़ा था। अब नई संसद का शिलान्यास किया, तब भी शोर मचा रहे थे कि संसद बननी नहीं चाहिए, पर्यावरण का उल्लंघन होगा, देश साथ खड़ा था।
कोरोना का टीका बना लिया 21 में, कहा यह मोदी का टीका है, हम नहीं लगवाएंगे, लेकिन देश ने लगवाया और कोरोना को हराया, देश साथ खड़ा था। 22 में राजपथ कर्तव्य पथ बन गया, इस पे कह रहे थे कि जो जामुन के पेड़ हैं वो काट दिए जाएंगे, यानी विरोधियों को जामुन की फिक्र थी, सोचिए, राजपथ कर्तव्य पथ बन गया। आइए अब आपको सुनवाने जा रहे हैं 24 में राजयोग है कि नहीं मोदी के, 24 में पीएम बनेंगे या नहीं, ज्योतिषाचार्य क्या कह रहे हैं, सुनिए। ज्योतिष काल गणना का देखने का विषय है और ज्योतिष के अनुसार से 2024 की डगर बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए इतनी आसान नहीं है। जो रास्ता है पथरीला है, कुछ मुश्किल है, लेकिन विजय प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। जिस प्रकार की ग्रह गणना इस वक्त बन रही है उसके हिसाब से देखते हुए लग रहा है कि डगर थोड़ी पथरीली रहने वाली है, लेकिन गाड़ी निकल जाएगी, विजय प्राप्त होने के योग बनेंगे। तो आपने सुना विक्रमादित्य क्या कह रहे थे। आइए अब मैं आपको आगे बढ़ता हूं खबरों में। बड़ी खबर यह है कि संसद पर बवाल, नई संसद का उद्घाटन कौन करेगा, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। नई संसद पर छप जाएगा मोदी का नाम। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, मैं आपको बताऊंगा, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। उद्घाटन कौन करेगा, इस पर हंगामा मचा हुआ। कल मैंने आपको बताया यह मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। अगली तस्वीर दिखाइए। आज की पार्लियामेंट, ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दौरान पार्लियामेंट पहुंचे थे, जिस वक्त काम चल रहा था, स्पीकर भी आपको नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर कोना कोना देखा जाकर। अगली तस्वीर दिखाई। लेकिन मोदी अब जब पहुंचे इनॉग्रेशन की तैयारी में, तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, मोदी को रोकने के लिए याचिका लगाई गई थी। अब उद्घाटन कौन करेगा ये आपको बताएंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति को अगर संसद भवन बनाई था तो राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था, प्रधानमंत्री को हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो है उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था। पार्लियामेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा, लोकसभा मिलके पार्लियामेंट बनती है, तो इसका इनॉग्रेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करना चाहिए। नई संसद का फीता मोदी नहीं राष्ट्रपति काटे, इसको लेकर देश में मोदी विरोधी लामबंद है। पीएम मोदी को रोकने के लिए देश के सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया। मोदी नई संसद का उद्घाटन न कर सके, मोदी को क्रेडिट न मिल जाए, इसके लिए देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने नई संसद के उद्घाटन पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगाई और मोदी को उद्घाटन से रोकने वाली याचिका खारिज कर दी। मोदी को नई संसद के इनॉग्रेशन से रोकने की हर चाल अब फेल हो गई है। और आइए अब आपको बताता हूं मैं कि आखिर आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई, तो देखिए जरा दिलचस्प सुनवाई। कोशिश थी मोदी को रोक लिया जाए, मोदी संसद पहुंच न सके और फीता काट न सके। तो देखिए कोर्ट में क्या हुआ। सुनवाई शुरू होते ही याचिकाकर्ता ने दलील देनी शुरू की। नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की मांग की गई थी। समझ में नहीं आता आप लोग ऐसी याचिका क्यों लाते हैं, कोर्ट ने कहा। इसमें आपका क्या इंटरेस्ट है, कोर्ट ने पूछा। वकील ने कहा, कोर्ट ने कहा हम अनुच्छेद 32 के तहत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, यह कोर्ट का विषय नहीं है। इसके बाद याचिकाकर्ता पर कोर्ट ने कहा क्यों ना जुर्माना लगा दिया जाए। याचिकाकर्ता ने कहा सर याचिका वापस लेने की हम अनुमति मांगते हैं, याचिका वापस कर दीजिए। सॉलिसिटर जनरल खड़े हुए, उन्होंने कहा याचिका वापस लेने के बाद ये हाईकोर्ट चले जाएंगे। सॉलिसिटर जनरल ने कहा इस याचिका को खारिज कर दीजिए आप, वरना ये हाईकोर्ट चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आप हाईकोर्ट जाना चाहते हैं तो हम आपकी याचिका रद्द कर देते हैं अभी। याचिकाकर्ता ने कहा मैं हाईकोर्ट नहीं जाऊंगा, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी याचिका रद्द हो जाए, इससे सरकार को ऐसे उद्घाटन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मैं याचिका वापस लेता हूं। तो याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा जय सुकेन जो याचिकाकर्ता हैं क्या कुछ कह रहे हैं। कानून में स्पेशली लिखा हुआ
प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट हेड है, अभी प्रेसिडेंट के इंसल्ट हो जाए तो देश को पूरा इंसल्ट हो रहा, देश की जनता की पूरा इंसल्ट हो रहा, मेरे को भी इंसल्ट हो गया। इसलिए मैंने इधर कोर्ट में आके खड़ा हुआ करके एक्सप्लेन किया था। वो एक्सप्लेन कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था। उसके बाद में कोर्ट ने बोला था हम लोग इंटरफेरेंस कर नहीं सकते, हम लोग इस केस के बारे में ऑर्डर पास नहीं कर सकते बोलकर डिसमिस किया। मैंने डिसमिस नहीं करना है, डिसमिस करे तो बहुत लोग गलत सोचेगा, प्रधानमंत्री की सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफिकेट दे दिया करके सोचेगा, इसके बारे में वो गलत हो जाएगा, इसलिए मेरे को विड्रॉ करने परमिशन देना चाहिए बोला। कोर्ट ने विड्रॉ करने परमिशन दिया, केस विड्रॉ में हो। तो अब झटका लग चुका है याचिकाकर्ता को। एक बात बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी ही नई संसद का उद्घाटन करेंगे। विपक्ष बॉयकॉट कर रहा है। आज देश के बड़े लोग, बड़े बुद्धिजीवियों ने, जो बड़े बड़े पदों पर रहे, उन्होंने इन विरोधियों को जो नई संसद के उद्घाटन में नहीं आ रहे, इन्हें चिट्ठी लिखी है। ये देख रहे हैं आप, सबके नाम है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। इसमें आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस जो है, जो डीजीपी रहे, एम्बेसडर रहे, उन सब ने ये चिट्ठी लिखी है। इसमें 270 नाम है, 270 नाम, जो कह रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं विरोधी दल। आइए अब मैं आपको बताता हूं इस चिट्ठी में क्या लिखा है, कौन कौन से वो लोग हैं जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है विपक्षी दलों को कि ये उत्सव का मौका है, लोकतंत्र का बड़ा उत्सव है, नई संसद का उद्घाटन हो रहा है, सभी को मिलजुल कर पहुंचना चाहिए। देखिए जरा, एसपी वैद्य साहब, इनका भी नाम इसमें। 270 बुद्धिजीवियों ने यह खुला पत्र लिखा है, विपक्षी दलों के बहिष्कार पर आपत्ति जताई है, नए संसद भवन को देश का गौरव बताया है, विपक्ष के कदम को अपरिपक्व बताया है, और चिट्ठी लिखने वालों में 88 रिटायर्ड नौकरशाह हैं, जिसमें 10 राजदूत भी शामिल हैं। सेना से रिटायर 100 जवानों ने चिट्ठी पर दस्तखत किए हैं। इसके साथ 82 अन्य लोगों ने भी इसका समर्थन किया है। चिट्ठी में प्रधानमंत्री मोदी के विजन की तारीफ की गई है। और इस चिट्ठी के बाद भी अगर ये पार्टियां बॉयकॉट कर रही हैं, तो उसके बावजूद ये लोगों की भावनाओं को शायद समझ नहीं पा रहे हैं। और आज इसीलिए राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पलटवार किया, विरोधियों से कहा कि आप इस तरह का बॉयकॉट और बहिष्कार खत्म करें और नई संसद के उद्घाटन में शामिल हो। सुनिए जरा। संसद भवन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक अवसर है जो अब 21वीं सदी में दोबारा नहीं आने वाला है, और इस शुभ अवसर पर संसद या राष्ट्रपति को विवाद में लाने से किसी को भी बचना चाहिए कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है, वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वह पुनर्विचार करें और इस समारोह में भाग लेकर ऐतिहासिक क्षण के वह साक्षी बने। ये विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए, ये दुर्भाग्य है अगर ये बनता है। और ये मुझे, आप जानते हैं कि कुछ लोगों की ये कोशिश है, पर मुझे लगता है कि राजनीति की भी कुछ सीमा होनी चाहिए, और कम से कम ऐसे मौके पे हम पूरे देश को सब मिलजुल कर इसको मनाना चाहिए। इस विरोध के बीच आपको बताऊं, आज नई संसद के अंदर की तस्वीरें सामने आई। वो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, उसकी भव्यता से आपको अंदाजा होगा कितनी खूबसूरत और शानदार संसद है। बेशक विपक्ष न जा रहा हो, लेकिन बाद में पछताएगा। 28 मई तो उद्घाटन से पहले नई संसद का वीडियो जारी किया गया है। व्यंगम और बेहतरीन नजारे वाली संसद का वीडियो भी जबरदस्त है। नई संसद की छत पर अशोक स्तंभ शान से लगा हुआ है। इसके गेट पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। नई संसद करीब 2.5 साल के रिकॉर्ड वक्त में बनकर तैयार हुई है, और संसद के स्पीकर के दाईं तरफ आपको बताऊं सत्ता पक्ष के लिए जगह है, बाईं तरफ वाली जगह हिस्सा विपक्ष का होगा। पुरानी संसद की तरह ही लोकसभा की सीटें यहां भी हरी हैं। लोकसभा में स्पीकर के बैठने के ठीक ऊपर अशोक चक्र लगा हुआ है। नई लोकसभा में सेंट्रल हॉल नहीं है। लोकसभा में बेहतरीन कालीन बिछा हुआ है और कालीन पर मोर पंख की डिजाइन है। 1 मिनट 48 सेकंड की वीडियो में नई संसद बेहद खूबसूरत दिख रही है। नई संसद का निर्माण पुरानी संसद भवन के ठीक बगल में किया गया है, और अब तक नई संसद की कुछ ही तस्वीरें सामने आई। पहली बार लोकतंत्र के मंदिर की नई झलक सामने आई है।
राज्यसभा में भी सभापति के आसन के ऊपर अशोक चक्र लगा हुआ है। राज्यसभा में लाल कालीन का इस्तेमाल किया गया और राज्यसभा में 2 बड़े स्क्रीन लगे हुए हैं, जबकि स्पीकर के ठीक सामने राज्यसभा के अधिकारियों के बैठने की जगह है। नई संसद अत्याधुनिक है, हर सीट पर सांसदों के लिए स्क्रीन लगी है और 4 मंजिला इस भवन में हरियाली का भी खास ध्यान रखा गया। वीडियो में संसद भवन में कई पेड़ भी दिख रहे हैं। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने क्या कुछ लिखा है देखिए जरा। पीएम मोदी ने लिखा है, नया संसद भवन देशवासियों को गौरव से भर देगा। लोगों से इस वीडियो को शेयर करने का आग्रह करते हैं। अपनी आवाज के साथ आप इस वीडियो को शेयर करें। हैशटैग लिखा है पीएम मोदी ने, हैशटैग माय पार्लियामेंट माय प्राइड का इस्तेमाल करें। इसमें से कुछ वीडियो को प्रधानमंत्री रीट्वीट भी करेंगे। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज गांधी परिवार पर बरसी, सुनिए। गांधी खानदान वाकई में हमारे देश के इतिहास, हमारे देश के लोकतंत्र के बारे में क्या सोचता है। इसलिए गांधी खानदान का खुद और खुद से संबद्ध लोगों को प्रेरित करना, नए जो पार्लियामेंट है उसके इनॉग्रेशन का विरोध करें, ये हमारे लिए कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। जिन्होंने महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान किया, राष्ट्रपति महोदया के खिलाफ जिन्होंने न सिर्फ वोट दिया बल्कि राष्ट्रपति जी की उपाधि प्राप्त करने के बाद जिन्होंने सतत राष्ट्रपति जी का अपमान किया, आज वो उनकी दुहाई देते हैं। आइए संसद की कुछ खासियत मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। संसद के अंदर कुछ और खास चीजें हैं, वो क्या हैं, कैसी दिखेंगी, कैसे लगेंगी, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। संसद के अंदर लिए चलता हूं, देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये है पुरानी संसद और नई संसद। नई संसद के अंदर लिए चलता हूं, इसे आगे प्ले कीजिए प्लीज। ये आप देख रहे हैं, संसद में 3 द्वार है, 3 गेट है। पहला ज्ञान द्वार, दूसरा शक्ति द्वार और तीसरा है कर्म द्वार। इसके अलावा अंदर ग्रेनाइट की 4 मूर्तियां लगी हैं, जिसमें चाणक्य की मूर्ति, महात्मा गांधी की मूर्ति, भीमराव अंबेडकर की मूर्ति और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति। 4 ग्रेनाइट की मूर्ति। इसके अलावा देखिए पेंटिंग्स, 75 फीट ऊंची 2 वॉल पेंटिंग्स हैं। देश के इतिहास की तस्वीरें इसमें है, समुद्र मंथन का चित्रण है इसमें, और इसके अलावा लोकसभा की थीम पर मोर की आकृति भी है, राज्यसभा की थीम पर कमल की आकृति है। साथ ही साथ 4 और झलकियां देखने को मिलेंगी, गरुड़ की, गज, अश्व और मगर। ये आकृतियां भी संसद के अंदर मिलेंगी। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। जो लोग बॉयकॉट कर रहे हैं उन्हें सांसद नवनीत राणा क्या कह रही, सुनिए। लाइब्रेरी, संसद का जो लाइब्रेरी है वो एक सदस्य होने के नाते अगर कोई प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी जाके दूसरे वो लाइब्रेरी का उद्घाटन कर सकते हैं, तो आज वो चीज हमारे जब देश के प्रधानमंत्री नए पार्लियामेंट का उद्घाटन करते हैं तो विरोधकों को तकलीफ क्या है? विरोधकों को तकलीफ सिर्फ मोदी जी से है। दशकों पुरानी मांग आज पूरी हो रही है, जहां पे भारत को एक नई संसद मिलने जा रही है। अब उसमें विरोधियों का इस तरीके से, विपक्षी दलों का इस पे विरोध करना मेरी समझ में नहीं आता। हम लोग को खूबसूरत पक्षों को देखना चाहिए, सकारात्मक राजनीति की ओर हम लोग को बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, ना कि नकारात्मक राजनीति। नई संसद का उद्घाटन का कार्य महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों से न करा करके भारतीय जनता पार्टी केवल महामहिम राष्ट्रपति जी का ही अपमान नहीं कर रही है, बल्कि संविधान का अपमान कर रही है, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों का भी अपमान कर रही है। प्रधानमंत्री जी, आप पुनर्विचार करिए। जो संवैधानिक मुखिया है, जो संसद की मुखिया है, उनके अधिकार को सिर्फ इसलिए मत छीनिए कि वो आदिवासी महिला है। वो हमारे देश की महिमा महिम राष्ट्रपति हैं। आइए अब एक और चीज होगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नई संसद का तो उद्घाटन होगा ही, और एक खास करेंसी का उद्घाटन भी होगा, उसकी भी शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 रुपए का नया सिक्का भी जारी करेंगे। तस्वीर आप देख रहे हैं, 75 रुपीज का
नया सिक्का यानी 100 के नोट के बाद जो दूसरा बड़ा सिक्का होगा वो 75 रुपए का सिक्का होगा। देखिए क्या कैसा होगा ये सिक्का, कब जारी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और क्या खासियत होगी इसमें, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं 75 रुपए का सिक्का। 28 मई को यह 75 रुपए का सिक्का जारी किया जाएगा। नई संसद के उद्घाटन के साथ यह सिक्का जारी होगा। सिक्के के एक तरफ अशोक स्तंभ है और जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और दूसरी तरफ संसद की तस्वीर होगी इसमें। इसे कोलकाता की टकसाल में ढाला गया है। 75 रुपए का सिक्का गोल होगा। इसका डायमीटर 44 mm का है। सिक्का 50% सिल्वर से बना है, 40% कॉपर, 5% निकल और 5% जिंक भी इसमें मिला है। इसके अलावा आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर सिक्का जारी होने के अलावा संसद के उद्घाटन पर जो बवाल है, न सिर्फ उद्घाटन पर हंगामा बल्कि जो सांसद, जो पार्टियां उद्घाटन में नहीं जा रही वो वहां मौजूद होने वाले सिंगोल पर भी सवाल उठा रही हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सिंगोल मैं आपको दिखा रहा हूं, इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। कहना बीजेपी का ये सिंगोल नेहरू जी को दिया गया था, हम इसे लाकर संसद में रख रहे हैं, वहां तो म्यूजियम में रख दिया गया था। कांग्रेस कह रही है नेहरू जी को तो दिया ही नहीं गया। अगली तस्वीर दिखाई जरा। यह प्रयागराज की लाइब्रेरी में रखा हुआ था और यहीं पर रखा हुआ था यह सिंगोल, यहां से हटाया गया है। आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर अब क्या कह रही है कांग्रेस। वो कह रही नेहरू जी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और बीजेपी क्या कह रही है, देखिए जरा। कांग्रेस का कहना है कि सिंगोल पर बीजेपी का जो दावा है यह गलत है। ऐसा कोई दस्तावेज ही नहीं है मौजूद जिससे सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक इसे बताया गया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से झूठ फैलाया जा रहा है, कांग्रेस कह रही है। बीजेपी आरएसएस बिना सबूत के तथ्यों को पेश कर रही है। बीजेपी का एक बार फिर से पर्दाफाश हो गया है। बीजेपी सिंगोल पर झूठी कहानी फैला रही है, उनका कहना है तमिलनाडु में राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखिए बीजेपी क्या कह रही है। सिंगोल का सच कांग्रेस ने छिपाया है और सिंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। 14 अगस्त 1947 को नेहरू जी को सौंपा गया। ये कांग्रेसियों ने सिंगोल को वॉकिंग स्टिक समझ लिया था कि नेहरू जी स्टिक लेकर घूमने जाते थे। सम्मान की जगह इसे संग्रहालय में रख दिया, इसीलिए सोचा उनकी स्टिक है तो म्यूजियम में रख दो। कांग्रेस को भारतीय परंपरा संस्कृति से नफरत है, बीजेपी कह रही है। कांग्रेस इतिहास को गलत बता रही है। तमिलनाडु के एक पवित्र शैव मठ ने नेहरू जी को यह सिंगोल दिया था। सुनिए जरा, इस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को जवाब दिया। उस प्रतीक को जो हमारे स्वर्णिम इतिहास का एक विशिष्ट अंग है, गांधी खानदान ने एक म्यूजियम के किसी अंधेरे कोने में नेहरू जी की छड़ी के रूप में वर्षों वर्ष तक रख रखा था। सिंगोल के इस स्वर्णिम और बहुत ही वंदनीय प्रतीक का अपमान करना राष्ट्र के सांस्कृतिक इतिहास का अपमान है। ये मेरा कांग्रेस के खिलाफ वक्तव्य है। तो 28 तारीख को प्रधानमंत्री सुबह 7:30 बजे पार्लियामेंट में होंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। ये इंस्पेक्टर है, देख रहे हैं आप, इनको फोन का और सेल्फी का बहुत शौक है। सेल्फी ले रहे थे, सेल्फी लेते लेते अगली तस्वीर दिखाइए। सेल्फी ये देख रहे हैं, ये फूड इंस्पेक्टर हैं छत्तीसगढ़ में। सेल्फी ले रहे थे, सेल्फी लेते हुए इनका मोबाइल गिर गया। अगली तस्वीर दिखाइए। ये पानी आप देख रहे हैं, ये डैम के पानी में इनका फोन गिर गया। लाख रुपए कीमत है फोन की। इन्होंने क्या किया, गोताखोर उतार दिए। देख रहे हैं ये गोताखोर, 1 2 3 4 5 6 7 गोताखोर इनका फोन ढूंढ रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब का फोन गया कहां? आइए अब आपको पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि पूरी कहानी समझिए जरा। इस तस्वीर से ही पता चल रहा है इंस्पेक्टर साहब सेल्फी के बहुत शौकीन हैं।
फोन भी छोटा मोटा नहीं, फोन भी इनके पास पूरे 1 लाख रुपये का था। फोटो खींचते वक्त इंस्पेक्टर बाबू का फोन इस डैम के पानी में जा गिरा। फिर क्या था, पूरी फौज इंस्पेक्टर साहब का फोन ढूंढने में जुट गई। डैम में पानी ज्यादा था, पहले गोताखोरों को उतारा गया। पानी में उतरे गोताखोर इंस्पेक्टर बाबू का फोन खोज रहे हैं, लेकिन फोन फिर भी ना मिला तो मोटर पंप मंगाया गया और इंस्पेक्टर साहब का फोन निकालने के लिए लाखों लीटर पानी स्वाहा कर दिया गया। 3 दिन तक इंस्पेक्टर साहब का 1 लाख रुपये का फोन पानी में खोजा जाता रहा। हजारों का डीजल और लाखों लीटर पानी बर्बाद करने के बाद साहब का फोन तो मिल गया, लेकिन नौकरी पर आफत आ गई। आइए पूरी कहानी आपको समझाता हूं। फूड इंस्पेक्टर साहब को सस्पेंड कर दिया गया है। जैसे ही सरकार को पता चला कि बड़े काम में व्यस्त थे, फोन ढूंढवा रहे थे, बाकी सारा काम तो होता रहेगा। यह है फूड इंस्पेक्टर, छत्तीसगढ़ के फूड इंस्पेक्टर। पूरा तालाब खाली करा लिया, देख रहे हैं पानी गायब हो गया। 1.5 लाख का फोन तालाब में पंप लगा दिया, मोटर लगाकर सारा पानी निकलवा दिया। फोन ढूंढना था, फोन के लिए 21 लाख लीटर पानी बर्बाद कर दिया। 21 लाख लीटर। 3 दिन तक तालाब से पानी निकालते रहे 2 डीजल के पंप। फोन के लिए डैम खाली कराने का मामला रविवार का है ये, और फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास डैम पर छुट्टी मनाने गए थे। इसी दौरान कांकेर डैम पर अफसर ने सेल्फी लेनी चाहिए, लेकिन सेल्फी लेने के दौरान मोबाइल गिर गया। लेकिन फूड इंस्पेक्टर पास के गांव से गोताखोरों को बुलाकर लाए कि फोन गिर गया, 1-1.5 लाख रुपए का फोन है। काफी देर तक गोताखोर डैम में मोबाइल ढूंढते रहे, नहीं मिला। मोबाइल नहीं मिला तो कहा एक काम करो कि पानी निकलवाओ इसका सारा, पानी कम होगा तो शायद फोन मिल जाए। इस पर अफसर ने पानी निकालने के लिए पंप भी मंगवा लिए डीजल के। 2 डीजल पंप 3 दिन तक डैम से पानी निकालते रहे। 21 लाख लीटर पानी बर्बाद किया अफसर ने। और इतने पानी में सोचिए 1,500 एकड़ में खेती हो जाती है, सिंचाई। तमाम कोशिशों के बाद अफसर का मोबाइल पानी में मिल गया। मोबाइल जब बाहर निकाला गया तो चलने की हालत में था नहीं, फोन तो चला नहीं, और कारनामे के लिए अधिकारी सस्पेंड हो गए। इन्हें निलंबित कर दिया गया। जिला कलेक्टर की तरफ से निलंबन का आदेश जारी कर दिया गया है। अब डैम के किनारे जाएंगे तो सेल्फी लेंगे नहीं कभी। आइए, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह तक यह खबर पहुंची तो रमन सिंह ने भी ट्वीट किया। क्या कुछ लिख रहे हैं देखिए जरा। पूर्व सीएम, उन्होंने लिखा, दाऊ भूपेश बघेल की तानाशाही में अधिकारी प्रदेश को पुश्तैनी जागीर समझ बैठे हैं। भीषण गर्मी में लोग टैंकरों के भरोसे हैं, पीने तक के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। वहीं अधिकारी फोन के लिए पानी बहा रहे हैं। मोबाइल के लिए 21 लाख लीटर पानी बहा दिया। 1,500 एकड़ जमीन की सिंचाई कर लेते इतने में तो। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब इंस्पेक्टर साहब ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। एक और बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश से आई है। लाउड स्पीकर पर योगी आदित्यनाथ लाउड है। योगी आदित्यनाथ ने पहले, आपको याद होगा, चाहे मस्जिद हो या मंदिर हो, जहां भी लाउड स्पीकर थे उतरवा दिए गए या आवाज कम करवा दी। लेकिन कुछ लाउड स्पीकर फिर चढ़ गए थे, फिर जोर जोर से आवाजें आने लगी। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद योगी ने एक्शन लिया और लाउड स्पीकर उतरवा दिए गए। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। यूपी के जिन शहरों में लाउड स्पीकर लगा लिए गए थे, उन जगहों से फिर से लाउड स्पीकर खुलवा दिए गए। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं क्या कुछ एक्शन हुआ है और योगी सरकार ने क्या आदेश दिया था जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। लोगों को दिक्कतें हो रही थी, पहले सारी चीजें दुरुस्त हो गई थी। कुछ दिन पहले योगी ने कई जिलों का दरअसल दौरा किया और मूव कीजिए प्लीज इसे। कुछ दिन पहले योगी ने जिलों का दौरा किया और इस दौरान योगी ने लाउड स्पीकर की आवाज सुन ली। तय सीमा से लाउड स्पीकर की आवाज ज्यादा आ रही थी। योगी ने अधिकारियों को बहुत सख्त निर्देश दिए। अधिकारियों से कहा कि तेज आवाज किसी तरह स्वीकार नहीं है। ऐसे लाउड स्पीकर अधिकारी तुरंत जाकर हटवाएं,
योगी के निर्देश के बाद अब फिर एक्शन शुरू हो गया है। लाउड स्पीकर हटा दिए गए, अधिकारी खुद मौके पर जाकर लाउड स्पीकर हटवा रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं कि सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय लोग। हम लोग लगातार सर्वेक्षण करते रहते हैं जहाँ पे जिस स्पीकर की संख्या ज़्यादा हो या आवाज़ जहाँ पे ज़्यादा आ रही है, जैसे कि मुख्यमंत्री जी और शासन का निर्देश है, उस क्रम में यहाँ पे स्पीकर की संख्या ज़्यादा मिली। संबंधित मौलाना से बात किया गया है, मुतवल्ली से, उन्होंने तैयार हो गए और उसको उतार के वो स्कूल में देने के लिए कह भी रहे हैं और पीएस सिस्टम में ताकि यूज़ किया जा सके इसके। क्या तेज आवाज़ आती थी इसलिए हटाई गई, क्या कारण? कोई नहीं, मीडियम आवाज़ आती है, नॉर्मल आवाज़, नॉर्मल आवाज़ है। तो पुलिस ने फिर क्यों हटाया? आप पुलिस से पूछिए आप क्यों हटाया। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी जी। अच्छा, हमारे नमाज खाली 5 टाइम होती है कि तो आप जो है नॉर्मल आवाज़ हमारी आती है कि। आइए अब आपको बताता हूं, ये जो लाउड स्पीकर हटवाए गए हैं ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या कहती हैं लाउड स्पीकर पर? सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की, दिशा निर्देश जारी किए हैं और मूव कीजिए प्लीज इसे। लाउड स्पीकर पर आदेश है कि रात में आवाज 35 डेसिबल होनी चाहिए, जबकि दिन में 45 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आमतौर पर लाउड स्पीकर 100 से 120 डेसिबल तक पहुंच जाती है इसकी आवाज, जो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। और 2005 में महाराष्ट्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था किसी को ऊंची आवाज सुनने पर मजबूर करना मौलिक अधिकार का हनन है। कोर्ट ने कहा देश में हर व्यक्ति को शांति से रहने का अधिकार है और अभिव्यक्ति की आजादी, जीने की आजादी के अधिकार के ऊपर नहीं है। इसी के साथ ही कोर्ट ने लाउड स्पीकर के मानक तय कर दिए थे। आइए, तो इसलिए लाउड स्पीकर दोबारा उतरवा लिए गए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, मेरठ से आई है। शपथ ग्रहण में संग्राम हो गया, ये देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा प्लीज। अब ये देखिए, शपथ ग्रहण हो रही थी मेरठ में। एमआईएम के बहुत से पार्षद चुन के आए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के। कहा गया वंदे मातरम सब गाएंगे, वंदे मातरम पर ऐतराज था तो फिर लड़ाई शुरू हो गई। फुल स्क्रीन लीजिए जरा प्लीज, पहली वाली तस्वीर प्ले कीजिए फुल स्क्रीन। ये आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पार्षद हैं ये, और आपस में जो लड़ाई हो रही है, तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, वंदे मातरम गाने को लेकर ये बवाल मचा। ये देखिए, धक्का मुक्की शुरू हो गई। भाई अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। मेरठ में जब चुनाव के नतीजे आए नगर निकाय के, तो खबर आई कि एमआईएम के बहुत से पार्षद मेरठ से जीते। वही पार्षद पहुंचे थे, शपथ का वक्त चल रहा था। मेरठ में पार्षदों के शपथ ग्रहण के दौरान ये बवाल की तस्वीरें आई। राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाने को लेकर विवाद शुरू हुआ और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में शपथ का कार्यक्रम था। शपथ ग्रहण से पहले वंदे मातरम शुरू हुआ और इसी दौरान ओवैसी की पार्टी के सभी पार्षद बैठे रहे। इस पर बीजेपी के पार्षदों ने आपत्ति दर्ज कराई। बीजेपी के पार्षदों ने कहा खड़े होकर राष्ट्रगीत गाओ, लेकिन ओवैसी के पार्षदों ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके बाद ओवैसी के पार्षदों ने कहा कि राष्ट्रगान गा लेंगे, वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं गाएंगे, और यह बवाल शुरू हो गया। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं एमआईएम के पार्षद और एसपी सिटी। आज विगत में संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव में चुने गए पार्षदों और महापौर का शपथ ग्रहण कार्यक्रम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के सभागार में प्रस्तावित था। कार्यक्रम के प्रारंभ में वंदे मातरम गीत के गाए जाने को लेकर एआईएम-आईएम के कतिपय पार्षदों द्वारा जो है आपत्ति की गई, जिसको वहां मौजूद अन्य पार्षदों के और उनके सहयोगियों द्वारा विरोध करते हुए हंगामा किया गया, जिस दौरान वहां मौजूद पुलिस के द्वारा तत्काल इन लोगों को जो है परिसर से बाहर निकाल दिया गया और शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आइए कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। ये आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर दिखाइए जरा।
ये आप देख रहे हैं मारपीट की दूसरी तस्वीर। फुल स्क्रीन लीजिए, नारेबाजी शुरू हो गई। फुल स्क्रीन लीजिए इसको, एम्बियंस बढ़ाइए। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, वंदे मातरम को लेकर लड़ाई हो रही है, वंदे मातरम को लेकर जंग छिड़ी है। शपथ का मौका था, MIM के ओवैसी के पार्षदों ने कहा हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, जिसके बाद बीजेपी के पार्षदों ने मारपीट शुरू कर दी, फिर दोनों ही आपस में लड़ पड़े। देख रहे हैं धक्का मुक्की शुरू हो गई और पुलिस ने बीच बचाव करने की कोशिश की। उसके बाद बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।